कि आपकी तेजस्विता मान लें, काहे का आपका शासन और प्रशासन मान लें? मैं नहीं मानता इसको। हो सकता है कि उस वक्त जो कमेटी कहाँ सुनी पूरी? आधी सुनी ना, आधी सुनी ना यार। आरओ पर उन्होंने कमेटी तो बना ही दी है। लीडरशिप को आपने टारगेटेड तरीके से वहां से उठाया। प्रयागराज में हम लोग तो उसी छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे। मैं भी रहा हूँ, आप जानते हैं, आप जानते हैं, ये बड़ा स्वाभाविक है। योगी आदित्यनाथ ने वहां हस्तक्षेप करके कोई एहसान नहीं किया, उनका काम है। एहसान नहीं किया, लेकिन निर्णय ले रहे हैं ना, छात्रों को रवैया नहीं, आधा मतलब जो भी है, मतलब इसको ये भी कह लीजिए कि आधा ही चले तो क्यों आधा चल देना चाहिए। शिक्षा माफिया से सरकार डर रही है, इससे नहीं, मैं ये वाला नहीं मानता हूँ योगी आदित्यनाथ डर रहे हूँ किसी से, ये आपसे मैं सहमत नहीं, आप इसमें योगी आदित्यनाथ की बात, क्या प्रशासन उनका डर रहा है ना? इतना तो क्रेडिट दीजिएगा ना कि वो भी नहीं दीजिएगा। कैसे क्रेडिट दे दें? नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ में आज ढेर सारे संघर्ष के मुद्दे हैं। बातचीत है पार्टियों के बीच की संघर्ष की, छात्रों और सरकार के बीच की, अमेरिका में नए प्रशासन की, और एक तरह से कहें कि ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है घुसपैठियों का, भारत के मूल निवासियों का संघर्ष है पार्टी के बीच सत्ता जमाने का। ये सारे संघर्ष के मुद्दे होंगे, लेकिन शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश में उसकी लहर गई, उसका असर गया, और वो मुद्दा था उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्रों के मुद्दे का। यानी सरकार ने, जिसको कहें कि सीधे तौर पर वो आयोग ने किया, लेकिन सरकार ने छात्रों को कहा कि हम आपके भले के लिए कुछ नियमों में बदलाव कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि नहीं, हमें ये तरीका पसंद नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक दिन में पूरी परीक्षा कराइए, वो कह रहे थे कई शिफ्ट में और पालियों में कराएंगे, एक नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज लेकर आए। छात्रों ने कहा ये ठीक नहीं है। 4 दिनों का जबरदस्त आंदोलन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर हुआ। राजकिशोर जी, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन था ना हर्षवर्धन, ये दरअसल जो है क्रिकेट के लुइस डकवर्थ जैसा था, जिसमें जीतती हुई टीम कभी भी हार सकती है और जो हार रही है टीम उसको अभयदान मिल सकता है। इसमें जो तरीका आजमाया गया, और सबसे बड़ी बात है, अगर ये इतना अच्छा था इतने दिनों से, तो पहले किसी को भरोसे में लिया जाता कि नहीं लिया जाता है। और मेरी इस पे जो सबसे बड़ी आपत्ति है ना हर्षवर्धन, क्योंकि उत्तर प्रदेश को ये कहा जाता है कि माफिया विहीन कर दिया गया, संगठित अपराध से मुक्त कर दिया गया, लेकिन शिक्षा माफिया, नकल माफिया, उससे बड़ा माफिया कोई नहीं है उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे देश में। और इस चीज को समझना होगा कि उन माफियाओं से डर कर आप कई पालियों में परीक्षा करा रहे थे। आप कह रहे थे कि आपके पास इतने सेंटर नहीं है कि जहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाएगी, कैमरे नहीं लगे हुए हैं, वहां पर इस तरीके की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो कुल मिला के प्रश्न पत्र छपने से लेकर प्रश्न पत्र वितरित होने तक, और उसके बाद वहां पर नकल ना हो, ये जो सारी प्रक्रिया आपको करनी है, ये आप नहीं कर पाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा लोग को एक साथ बैठाने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, इसीलिए आप ये चीज़ लागू कर रहे थे। लेकिन प्रश्न मेरा यही है कि क्या अतीक, मुख्तार, विजय मिश्रा, विकास दुबे, इन्हीं माफियाओं को गिराकर आपको लगता है कि आप माफिया विहीन कर गए? नहीं। अगर आप अपने युवा को बराबरी से परीक्षा कराने का, प्रश्न पत्र हल करने का मौका नहीं दे पा रहे हैं, उस माफिया से अगर आप डर रहे हैं, तो ये आपकी क्षमता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये मेरा बात। लेकिन राजकिशोर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ ज्यादती कर रहे हैं। बताइए। लोक सेवा आयोग ने विषय हटा दिया। लोक सेवा आयोग ने कहा, ये ठीक बात है कि 2 पाली में परीक्षा 2 शिफ्ट में क्यों कराना, क्योंकि अगर मतलब सेंटर नहीं तो सेंटर बढ़ा दीजिए, इस सब पर सहमति है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने शिक्षा माफिया पर नियंत्रण किया है। योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने अभी कांस्टेबल भर्ती कराया तो किसी तरह का नकल नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ही थे जिनके समय में ये नकल माफियाओं पर कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून लाया गया, वो विधेयक लाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो मुझे लगता है कि एकदम से कह देना कि इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पाई, ये थोड़ा ज्यादती नहीं हो गई? नहीं, ज्यादती बिल्कुल नहीं है हर्षवर्धन। ये जो कर रहे हैं ये पहले से ही करना था। ये परीक्षा अगर जनवरी में हो गई होती तो आज यहाँ पर परिस्थितियां क्यों यहाँ तक पहुंची होती? ये जो छात्र एक समय के भोजन पे और ठिठुरती, मतलब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए अंदर, तो मैं हाफ कुर्ता पहन के बैठ सकता हूँ, लेकिन वो जहाँ पर बैठे हुए, गंगा का चौड़ा पाट है वहाँ पर संगम है, और वहाँ पर जिस तरीके से उनको परीक्षा की तैयारी की बजाय बैठना पड़ रहा, इसलिए क्योंकि ये आपकी असफलता थी, आपकी अक्षमता थी। और अब आप उसके बाद जब नया नियम लेकर आ रहे हैं तो उसके बाद कह रहे हैं कि भाई हम तो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे थे। तो ये बेहतरी पहले कहाँ चली गई थी? और जिन लोग को ये लोग बैठते हैं, अनिल यादव का याद है प्रकरण? बिल्कुल। अनिल यादव को किस तरीके से चीफ जस्टिस जो थे हाई कोर्ट के, वहाँ के इलाहाबाद के, उन्होंने अपने आप हटाने का आदेश दिया था।
अच्छा, ये क्या खास बात है कि जो आयोग का जो मतलब मुखिया होता है वो जो मुख्यमंत्री होता है उसका सजाती क्यों होता है, ये बताइए जरा एक बात। और वो संजय सिन्हा जो हैं, ये सिन्हा साहब जो है वहां पर उनके द्वार पर लोग बैठे हुए थे, वो वहीं पर अपना ताली पीट रहे हैं, बोतल बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनसे बात करने में उनको दिक्कत है कि कहाँ के साहब बहादुर हैं, किस तरीके की फौज पैदा की है। बिल्कुल, इस पर मैं राजेश्वर आपसे सहमत हूँ कि आयोग को पहले दिन जाकर, और आयोग के अध्यक्ष के नाते आप मुखिया भी हैं, छात्रों के आप अभिभावक भी हैं, वो तो 3 दिन बहुत गंदा काम किया, और प्रशासन ने और भी कई गंदे काम किए, जो एफआईआर कर दिया, जो लोगों को पकड़ लिया आप। लेकिन एक बात का तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना, क्या? अगर इस तरह का आंदोलन हो रहा है, और ठीक है 4 दिन लगा, उसमें हमने भी खूब टिप्पणियां की, खूब जमकर आलोचना की सरकार की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस पर हस्तक्षेप किया और उनकी मांगे मान ली। अगर ये भी, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं ना, किसी सरकार में कोई बैठा हुआ है, आप एक जिसको कहते हैं ना कि फीडबैक पे काम कर रहे हैं, तो इतना तो क्रेडिट दीजिएगा ना, कि वो भी नहीं दीजिएगा। कैसे क्रेडिट दे दें? अभी 1 साल पहले मुख्यमंत्री बने हैं वो, 7 साल होने जा रहे हैं। अगर 7 साल में आप परीक्षा की प्रक्रिया वहां ठीक नहीं करा पा रहे हैं तो फिर हम कैसे आपको क्रेडिट दें? उसी कुंभ, वहीं उसी शहर में महाकुंभ होने वाला है, उस कुंभ के लिए 1 करोड़ लोग एक दिन में आएंगे, एक शहर में आप उनकी व्यवस्था कर लेंगे, आप वहां के 76 जिलों में एक साथ 10-12 लाख बच्चों को बैठा के उनकी परीक्षा नहीं करवा सकते हैं? काहे कि आपकी तेजस्विता मान लें, काहे का आपका शासन और प्रशासन मान लें? मैं नहीं मानता इसको। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आप मतलब अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल अत्याचार नहीं कर रहा। आएंगे, उसका एक सिस्टम, गंगा नहाने आएंगे, ये परीक्षा का मसला। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आयोग ये कह रहा है कि हम ये फुल प्रूफ व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पर जाकर, जैसे कई जगह होता है, नॉर्मलाइजेशन भी कई जगह होता है, हालांकि मैंने जो पीओ की परीक्षा होती है खासतौर से, उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये चूंकि टेक्निकल मसला नहीं है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और उनकी ये बात सरकार ने सुनी। हो सकता है कि उस वक्त जो कमेटी कहां सुनी पूरी? नहीं, लेकिन आधी सुनी ना, आधी सुनी ना यार। आरओ पर उन्होंने कमेटी तो बना ही दी है ना, अब कमेटी पीसीएस पे तो कर ही दिया ना, यही तो डेट भी आ गई। यही तो नियत पर सवाल है। आरओ पे आपने घोषणा तब की जब कार्तिक पूर्णिमा हो गई, उसके बाद सैटरडे, फिर संडे, 3 दिन की छुट्टी दे दी। आपने डिवाइड एंड रूल बच्चों में डालने की कोशिश की कि वो जो अपनी जायज मांगों को लेकर वहां पर बैठे हुए थे तो फिर से थक के वहां से उठ के चले जाएं, और आपने पूरी कोशिश की। और देखिए, इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की एक सबसे बड़ी गुंडागर्दी, देखिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गुंडागर्दी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। उनके बीच में सादी वर्दी में जाकर उनको ही खलनायक बनाने की प्रवृत्ति, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपने वहां पर जिस तरीके से लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की, वहां पर वो क्या नाम था, वो मोनू पांडे, अरविंद पांडे, क्या, जिन सबको पकड़ के ले गए, लीडरशिप को आपने टारगेटेड तरीके से वहां से उठाया और उनके बीच में नई लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश की अपनी सुविधा के हिसाब से। प्रयागराज में हम लोग तो उसी छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे, मैं भी रहा हूं, आप जानते हैं, ये बड़ा स्वाभाविक है कि कोई भी लीडरशिप जो होती है। और मैं तो इसमें ये भी नहीं मानता, कोई जब कहता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, किस पार्टी के हैं, तो भाई किसी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा, दूसरी पार्टी वाले कूदेंगे। अच्छा, क्यों नहीं कूदेंगे भाई? कूदना ही चाहिए, डेमोक्रेसी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए, प्रशासन ने गलत काम किया, आयोग के मुखिया को पहले मिलना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और जो उनकी मूल मांग थी वो मान ली गई, दूसरी भी मांग के लिए समिति बना दी गई। तो अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम से, जैसे हम कहते हैं ना, सरकार अड़ियल नहीं हो, तो दूसरे पक्ष को भी अड़ियल नहीं होना चाहिए। नहीं, पर हर्षवर्धन, यहाँ अड़ियल होने की बात ही नहीं है ना। और योगी आदित्यनाथ ने वहां हस्तक्षेप करके कोई एहसान नहीं किया, उनका काम है। एहसान नहीं किया, लेकिन निर्णय ले रहे हैं ना, नेता का काम क्या है? निर्णय लेना, और सही तो नहीं ले पाए ना निर्णय सही समय पे। अगर सही समय पर निर्णय लिया होता तो ये अव्यवस्था क्यों फैलती? सवाल ये है कि बार बार उन्हीं के शासन काल में इतने पेपर लीक हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यूपी में हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन मैं यूपी की बात कर रहा हूं। आप जो है पूरे देश में बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव देकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक अपना कद बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक तौर पर आप नायक के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, लेकिन वाकई वो युवा जो देश का भविष्य है, जिसको मुस्तकबिल तय करना है, उसको आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं। और उसके साथ में आपकी जो सेना है, जो आपने किन लोगों को चयनित किया है, मेरी आपत्ति इस पर है। क्योंकि जो आप फीडबैक कह रहे थे ना हर्षवर्धन, ये फीडबैक देने वाले वो कौन से लोग हैं? उनको पकड़ के क्यों नहीं यहां से तुरंत हटा के फेंका जाता है? उनकी वजह से उन बच्चों को वहां बैठना पड़ रहा है, उन्हीं को खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरी दिक्कत है, मेरी समस्या है, मेरी पीड़ा है। क्योंकि अभिभावक होने के नाते नहीं, छात्र होने के नाते भी। और सबसे बड़ी बात है कि कास्ट, रिलीजन, एरिया, कुछ भी रीजन, कुछ भी कहते हैं, यहां पर इन सब चीजों से ऊपर उठकर काम करने बात है। आपके 2 टके के आईटी के ट्रोल
जो आपके सूचना के पैसे पे पलते हैं, वो बच्चों को खलनायक बताने लग गए। बोले वो सपाई हो, बसपाई, अच्छा सपाई या बसपाई या कांग्रेसी हो गया तो उसका क्या अपना आंदोलन का हक चला जाता है क्या? हर्षवर्धन, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है। देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल ये होता ही है, और ये सरकारों में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग करते, जो पूरी तरह से गलत है। उन छात्रों के साथ, उनकी मांगों के साथ हर हाल में खड़ा होना चाहिए। सरकार ने एक निर्णय लिया है, हम तो अभी यही कहेंगे, ये उम्मीद करेंगे कि ये बेहतर हो, और जो भी सुधार या बदलाव ऐसी किसी भी परीक्षा प्रणाली में या किसी भी सिस्टम में होना चाहिए, वो छात्रों को भरोसे में लेकर किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर यही एक नहीं था, एक और बड़ा निर्णय आया है, और उसको भी सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार से जोड़कर देखा। लेकिन इसमें बस एक बात पूरी कर दूं, मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं, बुलडोजर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि जिस चीज पे योगी की असफलता नहीं है, उसको असफलता के तौर पर साबित करने की कोशिश विपक्षी कर रहे हैं, वो आप आगे पूरी करिएगा। लेकिन छात्र अभी डटे हुए हैं, हटे नहीं है वहां से। और वहां पर नारा जानते हैं क्या है? ऐसे बटेंगे न तो बटेंगे कटेंगे, न हटेंगे, है ना? तो ना हटेंगे ना बटेंगे। ठीक है, मुझे लगता है छात्रों को, और मैं तो लगातार उनके पक्ष में यही बात करता और आप तो खुद छात्र नेता रहे हैं हर्षवर्धन। मैं तो वही कर रहा हूं, वही छात्र नेता रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जहां तक मसला पहुंचा है, मैं दोनों तरफ से अपील करूंगा ना, इसमें सरकार को अड़ने की जरूरत है नहीं। सरकार ने भी अड़ियल रवैया अपना ठीक किया है, और छात्रों को भी अड़ियल रवैया नहीं, मतलब जो भी है, मतलब इसको ये भी कह लीजिए कि आधा ही चले तो क्यों आधा चल देना चाहिए। क्यों आधी चले भाई? मैं कह रहा हूं अगर आप आधा कह रहे हैं तो अगर उसको भी कहें, और कमेटी बनी है तो वो आधा क्या हुआ, तो थोड़ा आगे बढ़ गया। और मैं कह रहा हूं कि उसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो कमेटी है उसका कुछ टाइम बाउंड नहीं बताया, उसमें कौन होगा, छात्रों के कुछ प्रतिनिधि होंगे या नहीं होंगे, कुछ तो भैया करोगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि 5 लाख लोगों की जो परीक्षा करानी थी वो आप एक पाली में करा देंगे, लेकिन जैसे ही 10.5 लाख का आंकड़ा जा रहा है, आपके हाथ पांव फूले जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि शिक्षा माफिया से सरकार डर रही है। इससे नहीं, मैं ये वाला नहीं मानता हूं योगी आदित्यनाथ डर रहे हूं किसी से, ये आपसे मैं सहमत नहीं हूं। आप एकदम बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वो डर रहे हैं। ना कतई नहीं। ये वाला नहीं, योगी आदित्यनाथ उनका प्रशासन नहीं करा पा रहे हैं, अतिरेक कर रहे हैं। नहीं आप इसमें योगी आदित्यनाथ की बात, क्या प्रशासन उनका डर रहा है ना? बात तो व्यक्तिगत योगी आदित्यनाथ को थोड़ी करानी है। लेकिन मुखिया तो योगी, मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ डर नहीं रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की, और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, यहां मैं आपके साथ हूं। नहीं, व्यवस्था ठीक करने की कोशिश अगर 7 सालों में आप कोशिश ही करते चले आ रहे हैं तो भैया कितनी कोशिश करोगे महाराज, ये भी तो बता दो यार। नहीं, चलिए उम्मीद करते हैं कुछ कोशिश हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वैसे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं देखिए, बुलडोजर, अब यही बात है, जिस बुलडोजर को लेकर लोग ताली पीट रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया वो कर दिया, भैया यूपी सरकार की किसी भी कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं आई है पर, इस चीज को समझ लीजिए। तो जो ताली बजा रहे हैं, तो कुल मिला के जो अपराधियों पर जो कार्रवाई हुई है और अतिक्रमण जो अवैध था उसके खिलाफ ही कार्रवाई हुई है, तो उसकी एक गाइडलाइन तय की गई है। तो कई बार क्या होता है कि बुलडोजर बाबा ये नाम जो है दिया गया, विपक्ष से अखिलेश यादव ने नाम दिया था, ऐसा तो था नहीं कि उसके बाद भाई उस बुलडोजर को लपक लिया भाजपाइयों ने और योगी आदित्यनाथ की टीम ने। तो ये तो ठीक है, राजनीति में ये होता ही होता है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि इस चीज को समझ लीजिए कि बुलडोजर जैसे चल रहा था ना, वैसे ही चलेगा यूपी में। इसमें बहुत ज्यादा मतलब कोई शंका मन में मत पालिएगा कि अब योगी इसमें डर जाएंगे। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, नकल माफिया से योगी सरकार डर रही है, लेकिन बुलडोजर चलाने में दूसरे माफियाओं पर नहीं डरेगी। नहीं, और इसमें यह भी समझना चाहिए कि बुलडोजर को लेकर बहुत साफ है। जो लोग सीए के दौरान कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, अगर वो अवैध कब्जा कर रहे हैं तो कागज दिखाना ही पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे तो बुलडोजर चलेगा। हाँ, जो नोटिस पीरियड है, जो वीडियो ऑथेंटिकेशन है, जो पर्सनल हियरिंग है, जो नोडल ऑफिसर है, वो सारे काम होंगे। मुझे लगता है ये और बेहतर है। किसी का भी घर ऐसे तो टूटना नहीं चाहिए, अधिकारी मनमानी से तोड़ दे या सरकार मनमानी से तोड़ दे, तो होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी नहीं होगा कि अवैध कब्जा करोगे और कहोगे कि ना नहीं। और ये चूंकि मूल याचिका वो 2022 जहांगीरपुरी वाली है, बाकी इसमें सब रिस्पोंडेंट जुड़ते गए हैं। कोई ये उत्तर प्रदेश सरकार पर मूल रूप से याचिका नहीं की थी। मूल याचिका जहांगीरपुरी में जो दिल्ली नगर निगम और यहाँ की पुलिस तोड़ उससे शुरू हुआ था और देश भर में हो रहा। तो मुझे लगता है कि इस फैसले को यूं भी देखा जाना चाहिए कि एक बड़ा वर्ग है जो ये हर बात पर कहता है कि हम गलत काम भी करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई न करो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये फैसला जो है, जो शील्ड अब तक बना रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो यूपी पर कोई सवाल ना उठना। सबसे ज्यादा यूपी पर सवाल कहां पर उठे थे? अभी अकबरपुर की जो बस्ती हटी थी। अच्छा, अकबरपुर की बस्ती किसके आदेश पे हटी? जरा ये भी तो देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो वायरल हुई तस्वीरें, सबसे ज्यादा जो हंगामा हुआ कि इतने लोग उजाड़ दिया, गरीबों का घर चला गया। अच्छा, उन गरीबों को भी घर मिला है।
एक तो वो न्यायालय का आदेश था, न्यायालय का दूसरा आदेश- गरीबों को भी घर मिला, और बढ़िया घर मिला। बेहतर घर मिला है, बेहतर स्थिति में घर मिला है, उनका जीवन स्तर अच्छा हुआ। लेकिन भैया है क्या, कौवा कान ले गया ले गया ले गया, और कौवा के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दिक्कत जानते हैं क्या है, हमारी बिरादरी के तमाम कौवे पैदा हो गए हैं। आई एम सॉरी टू से, ये तो मैं बड़ी माफी के साथ खतरनाक- कहता हूँ, कौवे बन गए। और नहीं, मतलब कौवा एक नहीं, एक बड़े कौवा पत्रकार ने कहा था कि वी आर वल्चर्स, नहीं, हाँ भाई, गिद्ध गिद्ध। वाला ठीक है। हाँ, कौवा तो नहीं। वो गिद्ध भोज करने के लिए आ जाते हैं खबरों का, तो सब तितर बितर कर नहीं, दे रही ऐसे है, ही बड़ी बड़े दिक्कत है। पत्रकारों की जमात गिद्ध वाली है। अब उसको खोज लीजिएगा तो सारे मिल जाएंगे, आप उसी लोग एक समझ लाइन रहे से। होंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग, समझ लीजिएगा उसको। देखिए, बुलडोजर की पॉलिटिक्स तो चली रही है, और योगी आदित्यनाथ, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो, छात्रों के साथ जो उनकी मुश्किलों को लेकर निर्णय लेना हो, लेकिन उनका कहा हुआ पूरे देश में इस वक्त सूत्र वाक्य बन गया है। बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक चल रहा है। और अभी लेकिन कमाल हो गया है, ये बटोगे तो कटोगे में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बटोगे टाइप हो गया है। मान लीजिए सहयोगी बटे, अजीत पवार बोले ठीक है, अशोक चौहान नया नया आए हैं बोले ठीक है, पंकजा मुंडे ने भी कह दिया कि बटोगे तो कटोगे यहाँ नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, दो चीजें वहां पर। पहली बात तो यह है कि पंकजा मुंडे की आप मानसिक स्थिति समझिए। गोपीनाथ मुंडे की पुत्री होने के नाते, प्रमोद महाजन की रिश्तेदार होने के नाते, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से उनका एक छत्र राज था भारतीय जनता पार्टी के साथ में। एक तो वो स्थिति, तो उनको बीच में आना है, अपने आप को दिखाना है, जताना है। फिर थोड़ा वोट बैंक का भी मामला है, और फिर उनको ये भी बताना है कि भैया बाहर की जो चीज़ है ना, जो अजीत पवार की मानसिकता है, भले ही पार्टी अलग हो लेकिन हैं तो वो भी महाराष्ट्र के ही ना, तो उस चीज़ को भी वहाँ पर उनको इंगित करना था। लेकिन इस पे मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का जो एक बयान पढ़ रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था महायुति में। उन्होंने कहा कि वो दरअसल बहुत हिंदू विरोधियों के साथ अजीत पवार रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अपनी बिटिया को क्यों नहीं समझा पा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री अगर पंकजा मुंडे को आप नहीं समझा पा रहे हो, तो इसका मतलब ये कुछ विषय वहाँ पर हैं। पर मुझे लगता है हर्षवर्धन, जानते हैं क्या है, क्षेत्र के हिसाब से अजीत पवार ने, पिछली बार भी आपसे जो मेरी बात हुई थी, मुझे लगता है कि ये सोची समझी रणनीति के साथ में अपना जो वोट बैंक है, जो अपना क्लाइंटल है, उसके लिहाज से रणनीतिक तौर पर ये बयानबाजी हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा निहितार्थ, महायुति में अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विभाजन होने जा रहा है, तो वो मुझे लगता नहीं कि उसकी परिस्थिति वहां पर बन रही है, पैदा हो रही है। मुझे नहीं राजेश्वर, ये बात ठीक है कि ये अजीत पवार और अशोक चौहान के संदर्भ में ये कह सकते हैं। और भाई, अजीत पवार ने कोई पार्टी का विलय थोड़ी नहीं किया है कि जो भाजपा कहेगी वही करेंगे। बिल्कुल, अजीत पवार तो वो हैं जिन्होंने मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह बढ़वा दी। अजीत पवार वो हैं जिन्होंने कहा कि हम 10% टिकट देंगे मुसलमानों को। तो उनकी अपनी राजनीति है, और मुझे लगता है कि उनकी उपयोगिता भी यही है कि वो शरद पवार वाले मतदाता समूह में से कुछ काट पाए, कुछ ला पाए। जहां तक अशोक चौहान की बात है, इन दोनों पर जरा मैं मतलब मेरे मन में क्या है, फिर आप उसको बताइएगा। बिल्कुल। अशोक चौहान नांदेड़ की लोकसभा भाजपा को जितवा नहीं पाए। अशोक चौहान राज्यसभा के जरिए आ गए हैं भाजपा में, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो होंगे। अब उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही, तो शायद बेटी की सीट फंसी है, इसलिए उनको ये बोलना है। नांदेड़ में वो फिर सीट जितवा पाएंगे नहीं कि। और पंकजा मुंडे, ठीक है, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी हैं, बहुत बड़े नेता थे। मुंडे महाजन, ये जो साले बहनोई का ये जो एक तरह से कहें कि एक छत्र राज था, तो ये युति जो थी वो सबसे जबरदस्त युति थी। ये भी ठीक है कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे बड़े नेता थे, उनका बड़ा प्रभाव था। लेकिन ये भी तो सच है ना कि पंकजा मुंडे धनंजय मुंडे से विधानसभा हार गई, पंकजा मुंडे इस बार लोकसभा हार गई, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया। फिर भी वो इस तरह की बात करें। हाँ, पूनम महाजन का टिकट क्यों कटा ये पहेली है, लेकिन पूनम महाजन भी जिस तरह से सार्वजनिक बयान दे रही हैं, क्या किसी भी पार्टी के अनुशासन में ठीक है? और देवेंद्र फडणवीस, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं बोल रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे हैं, संघ यही कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इसी पर पूरी कैंपेन चलाई जा रही है, महाराष्ट्र की हर विधानसभा की मैपिंग संघ की तरफ से की, बिल्कुल, तब ऐसे बोलना, इसका क्या मतलब? ये तो एक तरह से पार्टी को डैमेज करना हुआ। ये तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत हताशा है इसमें हर्षवर्धन, मुझे इसमें कुछ और नजर नहीं आता। लेकिन निश्चित तौर पर पूनम महाजन की अपनी, उनकी जायज हताशा हो सकती है, क्योंकि लेकिन जो आपने कहा पार्टी के अनुशासन, तो हर व्यक्ति जो है ना, वो शिवराज चौहान या देवेंद्र फडणवीस नहीं होता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब ये लोग ऐसे नेता तो है नहीं कि नीचे से संघर्ष कर कर आए हों, रीति नीति या जो वैचारिक अधिष्ठान जो आख्यान है उसके जरिए आगे पले बढ़े हों। ये तो विरासत से आए थे ना। और मैं फिर कह रहा हूं, जो विरासत से आए हुए
लोग हैं जिनके ऊपर वैचारिक एक वो नहीं चढ़ा हुआ, वैचारिक जिनकी अंकुरण नहीं हुआ है, वो इसी तरीके की करते हैं। उनको ये लगता है कि भैया ये उनके लिए नौकरी की तरीके से हो जाता है। तो नौकरी करना और राजनीति करना दो अलग चीजें हैं, और राजनीति में भी किसी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध होकर अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना वो दूसरी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें पंकजा या पूनम और जो आप अशोक चव्हाण की बात कर रहे थे, वो भी उसी विरासत की राजनीति से यहाँ हैं। और फिर वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं भी नहीं भैया, वो तो कुल मिला के जो है चुनाव के समय जो तमाम लोग एक जो एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जो पूरा एक्सचेंज प्रोग्राम ले डूबा था भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में, उसी एक्सचेंज प्रोग्राम का एक तलछट थी जो होकर आए थे। और मुझे नहीं समझ में आता कि नांदेड़ में अब उनका कुछ बचा भी है, और अगर होता तो भाई इस बार तय हो जाएगा। अगर उपचुनाव भी नहीं जिता पाए और अपनी बेटी को नहीं जिता पाए तो फिर तो तय हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में एक और खेल मोदी जी ने गजब कर दिया। तो बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना देशज भाषा में कहें तो ताव में फिर मोदी जी आ गए, फॉर्म में है। पहले जो थोड़ा सा था ना तो एकदम देशज में कहें कि ताव में है मोदी, बिल्कुल फॉर्म में, और वो दिख रहा है, उनके चेहरे पर दिख रहा है। अभी उन्होंने जो कहा वो बड़ा रोचक है कि एक बार उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहलवा दें, एक बार विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, स्वतंत्र वीर उनके बारे में कहलवा दें। अब ये तो महाराष्ट्र का बड़ा मुद्दा है ना। नहीं, मुद्दा भी है, और मुझे लगता है कि हर्षवर्धन कुछ बातें ऐसी होती ना, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने नफ़ा नुकसान का आकलन करता है, लेकिन उसको पता है कि इस लाइन को पार करके उसको ये फायदा नहीं चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जैसा व्यक्ति, मतलब बाला साहेब ठाकरे जैसा विराट व्यक्तित्व जो महाराष्ट्र की पहचान बना रहा हो, आज तक बना हुआ है, शरीर छोड़ने के बाद उनके इर्द गिर्द वहाँ की राजनीति घूम रही है, उनका बेटा वो किस तरीके से वहाँ मिमिया रहा है। चूंकि शेर के घर बकरी पैदा हो गई, कुछ इस तरीके का जो भाव जा रहा है, माफ़ कीजिएगा मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूँ, ये एक तरीके का बिंब है, प्रतीक है कि बाला साहब ठाकरे जब बोलते तो दहाड़ते थे। और मुझे लगता है कि शिवसेना से जब उद्धव ठाकरे जिस समय एनडीए में हुआ करते थे वो भी ऐसे ही दहाड़ मारा करते थे। मैंने मोदी को भी चैलेंज करते हुए उनको देखा है जब वहाँ पर आरती करने वो जाते थे अयोध्या में, याद करिए आप, अयोध्या में आरती करने के पूरा शिवसेना के साथ गाजे बाजे के साथ में। लेकिन अभी पता नहीं उनको क्या हो गया है। कुल मिला के जो है उद्धव ठाकरे की जो पूरी जो शिवसेना की जो वैचारिक जो धरातल था उससे तो पूरी तरीके से वो शिफ्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देखिए पूरे नैरेटिव में है कहाँ उद्धव ठाकरे, आपको वहां पर सीनियर पवार दिख रहे हैं, राहुल दिख रहे हैं, राहुल वहां भी लाल किताब लेके घूम रहे हैं, लाल किताब लेके। और संविधान, ध्यान रखिएगा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी चीज को, लाल किताब इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति लाल किताब के खाली पन्ने जनता में बंटवा रहा हो तो उसका संविधान का दावा कितना खोखला होगा। मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, और फिर उन्होंने जो कहा, सच बात तो ये है कि राहुल गांधी इस तरह से आवरण भर रख के संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप उसको डायरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऊपर था वो कार्यकर्ता उस पर नोट लिखेगा। ये संविधान एक बहुत पवित्र चीज है। और जब आप कहते हैं हाँ हम उस तरह के नहीं है, हमारा संविधान प्रवाहमान है, हमारे तो धर्म ग्रंथ भी हैं, उसकी व्याख्या हम करते रहते हैं, तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उस संशोधन के लिए भी संसद में आना होता है। उस संशोधन के लिए भी लोकतंत्र जनप्रतिनिधि चुनता है, वहां आना होता है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे फिलहाल जो ये आक्रामक भाजपा है, जो नरेंद्र देवेंद्र वाली भाजपा, ये जो योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे कर रहे हैं, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी 288 विधानसभा सीटों को अपने लिहाज से देख रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कॉम्बो थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, उधर वाला थोड़ा कुछ दबा हुआ सा दिख रहा है? नहीं, वो तो बहुत स्वाभाविक तौर पे, देखिए हुआ क्या था कि जिस समय लोकसभा चुनाव हुए थे पूरी राजनीति हो गई थी, इर्द गिर्द सिमट गई थी नरेंद्र मोदी के, मोदी की गारंटी पर पूरा चुनाव चला गया था, उसमें हिंदुत्व का एजेंडा पीछे चला गया था। आज की तारीख में बैक सीट पर हिंदुत्व नहीं है, फ्रंट सीट पर है, उसके साथ में विकास भी है, लेकिन ड्राइविंग सीट जो है, कहें कि जो 2024 के 240 आया तो उससे सबक ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो संघ की जरूरत नहीं थी तो अब बिना संघ के काम नहीं चलेगा। बार बार देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम संघ से बात कर रहे हैं, संघ के स्वयंसेवकों के संपर्क में हैं, और वोट जिहादिस्ट और एनार्किस्ट से हमें लड़ना है, वो भी ये कह रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये तो बात सही है ना। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जब भी कभी किसी एक परिवार की पार्टी ना रही हो तो वहां पर जो कहते हैं ना कि कोर्स करेक्शन होता था ना, तो वो कोर्स करेक्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही, उसको समझ में आ गया, और नरेंद्र मोदी की भी समझ में आ गया कि जिस तरीके का चुनाव चला था उसमें ये तमाम जो तत्व और जो तमाम जो ये छोटी छोटी चीज़ें वो कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और अपने मूल को छोड़कर आप सूद नहीं पा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। सूद जो है ना, वो कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को जावे,
धावे आधी मिले ना पूरी पावे। हाँ, तो ये जो है मुझे लगता है चीज समझ में आ गई। कुल मिला के जो कोर है वो हिंदुत्व है, और जो आपने कहा था बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ को यहां पर मैं कहूंगा कि एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का जो काम किया है वो योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने किया, और मुझे लग रहा है इससे बहुत बिलबिलाए हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की उनके प्रतिभाषा, और उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से आज वो कर रहे थे कि सारे एंकर इतने दलित कर देंगे, इतने पिछड़े कर देंगे, ये तो बहुत क्या चल रहा है भाई? मतलब मुझे अपने सच में लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, और ये आदमी गिनती कर रहा है। अरे भाई तो आप अपने यहाँ से शुरू कर दो ना, सबको प्रतिनिधित्व दे दो ना। वायनाड में प्रियंका को क्यों भेजा? किसी मुसलमान को दे दिया होता। कम से कम इतना ही कर लेते। ज्यादा तो मुसलमान है। रायबरेली से खुद क्यों लड़े? किसी पासवान समाज से या किसी ब्राह्मण को दे दिया होता। तो क्यों नहीं दिया? आपने तो वहां खुद जाके वहां चुनाव लड़ लिया। तो मुझे लगता है कि कहना अलग बात है और करना अलग बात है। राहुल गांधी की कथनी करनी का ये फर्क, ये उनको हर बार लाभ दे देगा ऐसा नहीं, एक बार चल गया। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, ये बार बार बात हो रही कि मीडिया में डीडी न्यूज में दीपक चौरसिया होते थे वरिष्ठ पत्रकार, वो तो पिछड़े वर्ग के ही थे। ठीक बात है। उनको दीपक चौरसिया को उस उच्च पद पर किसने पहुंचवाया था? लाल कृष्ण आडवाणी ने पहुंचवाया था, उस समय उप प्रधानमंत्री होते थे। उन दीपक चौरसिया ने बेचारे पूरे कर्म भी छोड़ दिए। मैं वरिष्ठ आदमी है, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी जी का जो महात्याग था उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट किया, लेकिन नौकरी नहीं बची थी उसके बाद भी। तो आपने वो तो बेचारे पिछड़े थे, और खुद दीपक चौरसिया ने ये बात की, तब मैं कह रहा हूं उनको क्यों हटवा दिया? हरियाणा के चुनाव में आप दलित को चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं कर पाए। भाजपा तो फिर भी पिछड़े को ही बना रही है मुख्यमंत्री, और खुद नरेंद्र मोदी पिछड़ी जात से आते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं हो रहा। और नैरेटिव से ज्यादा खतरनाक बटोगे तो कटोगे चल रहा है, एक है तो सेफ है चल रहा है, घुसपैठिया चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया। उसके बीच में एक गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के नेता है, वो झारखंड में जाके बोल गए कोई होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, घुसपैठिया होगा, सबको 450 सिलेंडर देंगे। बात यही है, आतंकवादी अलगाववादी रह गया था। हाँ, मतलब यही है। और जो कुल मिला के जो राजनीति चलती चली आ रही थी, तो वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस बार बार 2012 में जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट थी, वो उसका शायद मूल चरित्र बन गया है राहुल गांधी के समय में। उस समय ए.के. एंटनी क्रिश्चियन थे, शीला दीक्षित यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करती थी। वो जो कमेटी की रिपोर्ट याद है ना आपको हर्षवर्धन, कि आप जो है एंटी हिंदू होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब कुल मिला के आप जो है अगर घुसपैठियों को इस तरीके की फ्री बीज देने की बात कर रहे हैं, तो आप तो फिर एंटी नेशनल भी हो गए ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। वो रिपोर्ट भी आ गई, उसको बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर किया। वो रिपोर्ट आ गई कि जिसमें खुद झारखंड का प्रशासन कह रहा है कि भाई ये घुसपैठिए आ गए हैं, इनको मदरसों में ये कहीं रुकने की व्यवस्था करो। अब फिर जब अवैध मदरसे मस्जिद बन जाते हैं, उस पर बात होती है कि भाई आबादी है नहीं, क्यों है, तो फिर लोग कहते हैं कम्युनल डिबेट हो रही। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस तरह के घुसपैठिए आ रहे हैं उनके पक्ष में राजनीतिक दल खड़े हैं, और उसका अगर विरोध भाजपा कर रही तो लोग कह रहे हैं घुस कैसे आए। ये ठीक बात है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो बरसों से चले आ रहा है। इंदिरा जी भी कहती थी अब तो कम से कम फेंसिंग हो रही है, अब तो कम से कम सीमा बंद हो रही है। लेकिन ये जो जिसको कहते हैं ना कि उनके पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं, ये तो खतरनाक है। ये तो एक तरह से एंटी इंडिया टाइप हो जाता है। क्या आप जो बाबा साहेब अम्बेडकर जिनकी बात कर रहे हो, किसका हक मरवा रहे हो अभी तो बता दो। बिरसा मुंडा की जगह जगह प्रतिमा लग रही है, यात्रा अभी उनकी जयंती है, तो उस पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी कार्यक्रम कर रहे हैं, अमित शाह कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली में ना वो सराय काले खां चौक जो है, अब वो बिरसा मुंडा चौक होगी। ये जानकारी लीजिए, सराय काले खां अब बिरसा मुंडा चौक होगी। और आपको बता दूं, बिरसा मुंडा हम लोग कह रहे हैं, जब झारखंड में जाएंगे तो भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है उनको, भगवान है वो। और उन भगवान का, चलिए आप बात पूरी कर लें। मैं बस ये कह रहा हूं कि वो आपने अच्छा कहा, भगवान बिरसा मुंडा क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। आदिवासियों की जल जंगल जमीन, ये कोई कम्युनिस्ट नारा नहीं था, ये बिरसा मुंडा ने बचाया। और बिरसा मुंडा को कहा जाता है कि वो हिंदू संस्कृति के साथ ऐसे जुड़े थे, सभ्यता के साथ ऐसे जुड़े थे। आप उनका चित्र और मूर्ति देखेंगे तो उनके जनेऊ जरूर दिखेगा।
उनके कांधे पर जनेऊ दिखेगा। वो ऐसे बिरसा मुंडा थे जिन्होंने हिंदू समाज को एकजुट किया, और इसीलिए जो जनजातीय गौरव दिवस पर आज प्रधानमंत्री शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने जमुई में याद किया, या फिर उसके पहले जो कहा, तो कुल मिलाकर एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी उस आदिवासी वाले समाज को, जिसको लेकर वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां वो अच्छा उसके साथ खड़े रहे, झारखंड में थोड़ी मुश्किल हुई लोकसभा में, अब शायद वो कुछ ठीक होगा। नहीं, वो तो चंपई सोरेन का आने का भी फर्क है, और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप देखें छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने जो है आदिवासी समाज से बनाया। और मैं फिर कह रहा हूँ, आदिवासी अगर हम जब बोल रहे हैं तो मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, मतलब जो प्रकृति के मूल निवासी हैं, और हिंदुत्व जो है, जो सनातन है, वो प्रकृति पूजक ही है। इसको समझना पड़ेगा। इन दोनों को अलग करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो कुचेष्टा कर रहे हैं, उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा बयान दे के आ गए हैं मीर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर गए हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है जनजातीय समुदाय में पूरा संदेश चला गया कि भाई कौन उनके बारे में सोच रहा, कौन कर रहा है। चलिए, और कुछ उपचुनाव भी हो रहे हैं, हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग कोशिशें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान की। यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, उसने थप्पड़ मार दिया एसडीएम को, अमित चौधरी को। और आप जरा सोचिए, उसको पकड़ने में भी 2 दिन लग गए। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद भी बड़ा हल्ला हंगामा हुआ। इस तरह की अराजकता वाली राजनीति को तो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कई बार जातीय समूह, किसी वर्ग के लोग इस तरह का करते हैं, इसको तो हर तरह से कंडेम किया जाना चाहिए। इसको तो ठीक से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल जानते हैं क्या है हर्षवर्धन, वहाँ पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल शर्मा की सरकार, ये जिम्मेदारी उसकी कि वो यहाँ पर एक सख्त संदेश दे। हालांकि अभी तक वो देने में कामयाब नहीं हो पाया। जिस तरीके से उसमें धाराएं भी लगी है नरेश मीणा पर, वो विल दिखाई नहीं पड़ रही है। लग रहा है कि मीणा समुदाय नाराज हो जाए। तो ये जो जाति पॉलिटिक्स है, यही तो खतरा है ना कि मीणा समुदाय नाराज हो जाएगा। आप गिरफ्तारी भी कर रहे हैं और नाराज हो जाएगा। मुझे लगता है कम से कम अपराधी, गुंडा, इस तरह के लोग, और कोई अगर नेता भी है और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने में जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं आड़ा जाना चाहिए। हुआ क्या, मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ कि सोचिए ना कि विभाजन जो ये जगह जगह जो जाति के आधार पर बात हो रही है ना, कि इसको ये मिल जाए, उसको मिल जाए। जाति अस्मिता एक अलग चीज़ है, जातीय गौरव एक अलग चीज़ है, लेकिन जाति वैमनस्य एक अलग चीज़ है। राजनीति के नाम पर जिस तरीके से वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये उसी का एक, आप समझ लीजिए कि एक क्या कहे, साइड इफेक्ट है। याद करिए, कंगना रनौत के जब एक सीआरपीएफ की कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था, तो उस थप्पड़ की बड़ी सराहना कर रहे थे। और मैं जातियों को नहीं लाता, लेकिन जो जाट समुदाय के लोग थे, वो लोग उस पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब यहाँ पर अमित चौधरी, मेरे हिसाब से वो एक व्यक्ति था, एक अधिकारी था, वो अधिकारी पर आरोप है, अगर वो गलत कर रहा था तो उस पर भी अलग तरीके से कार्रवाई हो। लेकिन अब यहाँ पर जाट बनाम जो मीणा बनाने की कोशिश की जा रही, ये बिल्कुल अक्षम्य है, अक्षम्य है, ये आपराधिक है। ये मत करिए, वरना आप मानकर चलिए कि कर तो आप रहे हैं, लेकिन संतति भुगतेगी, और जो संतति भुगतेगी वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसको बचिए, ये बस मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। और देखिए, कौन क्या भुगतेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबको लग रहा है कि भुगतना तो पड़ेगा। और वो क्यों लग रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं, और अभी वो राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, सब कुछ होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी टीम का ऐलान उन्होंने शुरू कर दिया है। और बड़ी शानदार, मतलब दिलचस्प टीम है। एक उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी है, हालांकि वो कुछ डॉज, हालांकि वो कुछ नहीं, डॉगे पढ़िए, ठीक है, डॉगे पढ़, डॉग से डॉगे कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो पूरी तरह से कटौती वाला ही, काटना ही है। तो अब कितना काटेंगे अपनी ब्यूरोक्रेसी को। और देखिए, 2014 जब नरेंद्र मोदी आए थे, तो उन्होंने कहा था माली, ड्राइवर, पीएस, ये भी सांसदों को समझाया था कि जरा वो लुटियन दिल्ली वाले मत रखना। अब मुझे लगता है 10 साल बाद जरा मोदी जी को भी अपना ही मंत्र फिर से याद करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसे कॉपी कर लिया। अब कितना स्लैश कर पाएंगे, कितना काट पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, ये 2 लोग हैं। इसमें रामास्वामी भारतीय मूल के, जो अभी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है तुलसी गबार्ड को, ये भी हिंदू हैं। ये मूल रूप से भारतीय नहीं है, लेकिन इनकी मां ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। और तुलसी गबार्ड को सार्वजनिक आयोजनों में हरे रामा हरे कृष्णा गाते देखा गया। बिल्कुल, वो उन्होंने गीता पर शपथ ली थी, और वही गीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट कर दी थी। वो मिलने आई थी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जो माइक वार्ड्स हैं, वो बहुत ज्यादा, जिसको कहे ना कि वो भी कमांडो रहे हैं और उनकी जो ट्रेनिंग रही है, तो ये एक तरह से एक ऐसे लोगों का समूह है जो एंटी चाइना बेसिकली कहा जाए,
प्रो इंडिया कहा जाए, लेकिन उसमें एक खतरा ये है कि ये एंटी रशिया और एंटी ईरान भी है। तो भारत के लिए बहुत अच्छा है कि प्रो उनके टीम है, लेकिन एक नुकसान भी हो सकता है राकिशोर, कि पता चलेगा कि दबाव इतना ज्यादा हो कि आप अमेरिका के साथ खड़े हो जाइए। नहीं देखिए, कुल मिला के मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिस तरीके से वो जा रहे हैं, वो किसी दबाव में कम से कम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हम तमाम पुराने अवसरों पर अब बात नहीं करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट आलबोर्ड से लेकर और मतलब 1 2 3 तक बहुत सारी चर्चाएं हैं। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा कि उनको दबाया नहीं जा सकता। और मतलब हाँ, वो जानते हैं, ये अच्छी बात है कि असलियत जानते हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से ब्रिक्स में जाके एक जो मैसेज दिया था मोदी ने, वो अपने आप में तय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब वो चाइना की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, अभी क्या है कि जैसे इनका थोड़ा रशिया की तरफ ज़्यादा जोर रहता था, अब जब चाइना की तरफ रहेगा तो भारत ज़्यादा उनका भरोसेमंद एलाई होगा। और फिर जो उन्होंने टीम गठित की है, वो टीम भी ये समझ रही है कि जो ट्रूडो टाइप के जो लोग हैं ना, जो जिसको आप पप्पू कहते हैं कि वहाँ का, तो ये जो पप्पू चप्पू टाइप के लोग हैं, उनके ऊपर ये लोग थोड़ा सा भारत के लिहाज से, मुझे लगता है कि भारत को, मैं फिर कह रहा हूं, भारत की ऐसी कोई निर्भरता नहीं है किसी पर। भारत को मित्र चाहिए, लेकिन भारत की मित्रता भी उनको चाहिए। एक बराबर का संबंध होगा। और यहां पर कुल मिला के जो बहुत ज्यादा मानवाधिकार के नाम पर दूसरे के मामलों में जो दखल करने की जो एक सियासत अमेरिका की तरफ से चल रही थी, और एक को चढ़ाकर एक को गिराने की जो कोशिश चल रही थी, मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर विराम लगेगा। और जो टीम में गठित हुई है, विवेक रामास्वामी नाम सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद जिस तरीके से उपराष्ट्रपति बने उनकी पत्नी की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो उषा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये उषा निशा और ये सब चीज़ें ठीक हैं। तो कुल मिला के कमला नहीं है वहाँ पर, अच्छी बात है। ये ज़्यादा ठीक तस्वीर है। आपको मतलब सारे नाम अच्छे लगते हैं, कमला नहीं अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगेगा? उन्होंने क्या अच्छा किया भाई? हमारे भारतीय मूल की हैं आप, मतलब अब भारतीय मूल के तो हम क्या कहें, भारतीय मूल का तो एक समय मोहम्मद अली जिन्ना भी था। तो क्या करें, हमें अच्छा लगना लग जाए? क्या करें आप? नाक तरफ ले जा रहे हैं। अभी तो कोई नहीं है उस तरह का। है, कई नाम नहीं लेना चाहता मैं, नाम नहीं लेंगे। लेकिन चलिए, कुल मिला के ये है कि देश दुनिया में संघर्ष बहुत है, डिसरप्शन बहुत है, लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है? भारत के पक्ष में वो ज्यादातर है, भारतीय विचार के पक्ष में है। और जिसको हम बार बार कहते हैं, हिंदू पहचान दुनिया में प्रभावी हो रही, उसके लिहाज से नीतियां बन रही। तो मुझे लगता है इसी नोट पर आज की बात खत्म करें। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।